Welcome back to Learners Academy. Now the topic after multiplication of matrices is properties of multiplication of matrices. मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, अब इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है एंड कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। उन प्रॉपर्टीज की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाते हैं अगर हमको प्रॉपर्टीज पता होती हैं। एंड मोर ओवर अगर हमारे टॉपिक है एनसीईआरटी में तो हमको सीखनी ही पड़ेंगी, बिकॉज अगर टॉपिक है तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए कह दे कि इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो, और आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2 उसमें कुछ एक आध क्वेश्चन हैं भी सही जिसमें अपने को मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। चलिए तो बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन कम्यूटेटिविटी। याद करिए, एडिशन में कम्यूटेटिविटी थी लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नॉन कम्यूटेटिविटी है। हमने मल्टीप्लिकेशन करते टाइम भी डिस्कस किया था कि a इंटू बी जो है वो नॉट इक्वल होता है b इंटू ए से। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो उसी को अब हम थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं। स्टार्ट राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ two matrices. One matrix is of order A m by n and second matrix is of order B n by p. अब देखो ऑर्डर मैंने वैसा ही रखा है ताकि ये इससे मैच करें, ठीक है। इज नॉन कम्यूटेटिव, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये नॉन कम्यूटेटिव है। इसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये है कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों बराबर नहीं होते, या फिर शॉर्ट में लिखें तो ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। ठीक है, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, या फिर शॉर्ट में लिखें तो प्रोडक्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट बी ए। तो ये तो हो गई मेन लाइन। सबसे पहले इन शॉर्ट सारी बातों का एक ही सार कि नॉन कम्यूटेटिव है वो, कि प्रोडक्ट क्या है मेरा, नॉन कम्यूटेटिव है। अब थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो यही बात कहेगा कि भैया प्रोडक्ट तो बात की बात है, पहले ऑर्डर तो मैच करो। आधे केसेस में तो ये होता है कि ऑर्डर ही मैच नहीं करता है, तो ऑर्डर ही मैच नहीं करता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है उल्टा प्रोडक्ट वो डिफाइन ही नहीं हो पाता है। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मल्टीप्लीकेशन बी ए इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी दैट इज पी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज एम। सबसे पहले तो पी और एम अलग अलग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो ये प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं होगा। भाई नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है उल्टा करते ही, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, बट इन केस, बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, अब स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो हो ही जाएंगे, ए बी भी डिफाइंड हो जाएगा और बी ए भी डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिसेस ना हो और भी किसी तरीके से या इत्तेफाक से कैसे भी करके अगर दोनों प्रोडक्ट डिफाइंड है, बट इन केस बाय एनी मीन्स इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स of matrix A is equal to the number of rows of matrix A, नहीं सॉरी बी ए की बात कर रहे हैं ना, इधर बी लिखो, is equal to the number of rows of matrix A that is, अगर कैसे भी करके P M के बराबर हो जाए, P इक्वल टू M, एंड ऐसा करते टाइम एंड द प्रोडक्ट ए बी एज वेल एज प्रोडक्ट बी ए दोनों ही डिफाइन हो जाए, एंड द प्रोडक्ट ए बी and the product AB as well as product BA both are
डिफाइंड, बोथ आर डिफाइंड, देन ऑल्सो, फिर भी इसका कतई मतलब ये नहीं निकलता, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट द प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट बी। अब ये प्रॉपर्टी खत्म होती है यहाँ पे, लिख लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक बार लिख लीजिए, फिर एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इम्प्लाई का मतलब होता है उसका रिजल्ट आना। भाई अगर डिफाइन है भी सही तो भी उसका रिजल्ट ये नहीं निकल के आता कि प्रोडक्ट ए बी और प्रोडक्ट बी ए सेम इक्वल मैट्रिसेस बनेंगी। इत्तेफाक से अगर कभी एक आध केस में बन जाए दैट इज एन एक्सेप्शन, पर हमेशा बनेगी ऐसा नहीं है। हो गया नोट डाउन? बोलो बच्चों, कर लिया नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर ए इस ऑर्डर की है m बाई एन एंड बी इस ऑर्डर की n बाई पी, जानबूझ के n को n के इक्वल इसलिए रखा ताकि a और b का मल्टीप्लीकेशन तो कम से कम डिफाइन हो। ठीक है, ये नॉन कॉम्यूटेटिव होता है। पहली बात तो ये नॉन कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि a इंटू बी और b इंटू ए दो अलग अलग मैट्रिक्स बनेंगी, या फिर ए बी और बी ए दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो मल्टीप्लीकेशन बी ए है या प्रोडक्ट जो बी ए है ये डिफाइन ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि जब आप बी को इधर रखोगे तो उसका ऑर्डर आ रहा है एन बाई पी, और ए को बाद में रखोगे उसका ऑर्डर आ रहा है एम बाई एन। तो सबसे पहली चीज तो पी और एम बराबर आ ही नहीं रहे ना। पी इज सम अदर नंबर एंड एम इज सम अदर वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जैसे एन से एन मैच हो रहा है वैसे पी से एम मैच होना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट बी ए डिफाइंड ही नहीं है, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स बी, पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि पी हैं, इट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं जो कि एम, उससे ये मैच नहीं करता है। दो अलग अलग वैल्यूज हमने ली है, एक जगह लिया है पी, एक जगह लिया है एम, ये मैच ही नहीं करता है। ठीक है, बट इन केस बाय एनी मीन्स, पर किसी भी तरीके से अगर हम उनको मैच करवा दें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी को नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए से मैच करवा दें, दैट इज पी और एम को हम इक्वल करवा दें बाय एनी मीन्स। अब वो मीन्स क्या हो सकते हैं? वो मीन्स बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप स्क्वायर मैट्रिसेस ले लो दोनों को, तब वो दोनों मैच करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में किया था 2/3 एंड 3/2, तो इसमें भी देखो ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है। तो तरीका क्या है, या तो दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हो या फिर इनका उल्टे ऑर्डर का हो। जैसे 2/3 का उल्टा ऑर्डर होता है 3/2, जैसे 5/4 हो तो उसका उल्टा ऑर्डर क्या होगा 4/5। तो 5/4 और 4/5 की दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो प्रोडक्ट ए बी भी डिफाइंड हो जाएगा और प्रोडक्ट बी ए भी डिफाइंड हो जाएगा। या फिर किसी भी तरीके से बाय एनी मीन्स हमने वहां पे लिख लिया, अगर दोनों डिफाइन हो जाते हैं, प्रोडक्ट ए बी और प्रोडक्ट बी ए दोनों डिफाइन हो जाते हैं, तो फिर भी उसका ये मतलब कतई नहीं निकलता कि प्रोडक्ट ए बी और प्रोडक्ट बी ए बराबर हैं। बराबरी की बात करें तो बराबर तो नहीं होंगे, चाहे से डिफाइन हो भी जाएं तो भी कोई खास बात नहीं। समझ आया सभी को? चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिविटी। बोलो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एसोसिएटिविटी में तीन मैट्रिसेस लेते हैं हम, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री मैट्रिसेस। ए तो ले लिया मैंने ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम बाई एन,
बी ले लिया मैंने बी जे के ऑफ ऑर्डर एन बाई पी, एंड सी ले लिया मैंने सी के एल ऑफ ऑर्डर पी बाई क्यू। देखो मैंने क्या क्या मैच किया है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये एन इससे मैच कर दिया ताकि प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड हो, और यहाँ पे ये पी इस पी से मैच कर दिया ताकि प्रोडक्ट बी सी डिफाइंड हो। प्रोडक्ट ए बी भी डिफाइन कर दिया, प्रोडक्ट बी सी भी मैंने डिफाइन कर दिया, और इनके कंपोनेंट फॉर्म में भी मैंने जे से जे मैच करवा दिया और के से के मैच करवा दिया। तो इस तरीके से अगर हम तीन मैट्रिसेस ले लें, ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम बाई एन, लिख लो ध्यान से, बी बी जे के जिसकी कंपोनेंट फॉर्म बी जे के है और ऑर्डर है एन बाय पी, और सी सी के एल जिसका ऑर्डर है पी बाई क्यू। नोट करो यहां तक। सी के एल जिसका ऑर्डर है पी बाय क्यू। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, देखो ध्यान से, वो एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करेगा। तभी तो पहली प्रॉपर्टी थी नॉन कम्यूटेटिविटी, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं थी कि नॉन एसोसिएटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिविटी। दैट मीन्स एसोसिएटिविटी लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह दो, वो फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। एडिशन के केस में तो होता ही था, यहाँ पर भी फॉलो होता है। इसका मतलब है पहले ए और बी का प्रोडक्ट लो और फिर उसके आंसर का सी से प्रोडक्ट लो, या फिर बी और सी का प्रोडक्ट रख के साइड में रखो और फिर ए और उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लो। यहां से जो वैल्यू मिलेगी और यहां से जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, याद रखना, इस लॉ को अप्लाई तो हो जाएगा ये, लेकिन उसी केस में ये अप्लाई होगा जब ये प्रोडक्ट्स डिफाइंड होने चाहिए। मतलब प्रोडक्ट ए बी भी डिफाइंड होना चाहिए, प्रोडक्ट बी सी भी डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पे भी प्रोडक्ट ए बी भी डिफाइंड होना चाहिए, प्रोडक्ट तो जानबूझ के मैंने मैट्रिसेस वही ली हैं जो कि डिफाइन है। देखो प्रोडक्ट ए बी भी डिफाइंड है बिकॉज n इक्वल टू n, एंड प्रोडक्ट बी सी भी डिफाइंड है बिकॉज p इक्वल टू p। अगर आप ऑर्डर ही ऐसा ले रहे हो कि डिफाइंड ही नहीं है, तब तो फिर आप प्रॉपर्टी की बात ही मत करना, क्योंकि प्रोडक्ट निकल ही नहीं रहा तो फिर एसोसिएटिविटी लॉ लगाएंगे कैसे। लेकिन अगर प्रोडक्ट डिफाइंड है तो एसोसिएटिविटी लॉ पूरी तरीके से फॉलो होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में। बताओ सारी बातें समझ में आई? देखो एक लाइन लिखिए नीचे, वेन एवर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी, जब जब मैट्रिसेस ए बी एंड सी का ऑर्डर ऐसा हो सच दैट देयर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, कि उनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए। whenever the order of matrices A, B and C orders of A, B and C are such that, इस तरीके से हों that their multiplication is defined, their multiplication is defined on both sides of the equality, दोनों साइड्स पे डिफाइन होना चाहिए। दो साइड्स होती है ना इक्वालिटी के, एलएचएस आरएचएस, भाई एलएचएस में भी वो डिफाइन होना चाहिए, इस तरीके के ऑर्डर होने चाहिए, और आरएचएस में भी डिफाइन होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर करोगे कि एलएचएस आरएचएस इक्वल है या नहीं। अभी हम इनका इनका एक एक एग्जांपल भी लेंगे जो हमारी बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है। हो गया नोट डाउन? इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। चलें आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? बांटना। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन याद रखना ही है ना, कि मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली प्रॉपर्टी सॉरी एडिशन वाली ऑपरेशन पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगी। पढ़ते हैं, द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ मैट्रिसेस फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉलो करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओवर एडिशन पे फॉलो करेगा, सच दैट
देखो कैसे फॉलो करता है, सच दैट, पहली चीज यहाँ पे दो चीजें होंगी, सच दैट ए इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, या फिर अगर हम ये एडिशन वाली चीज पहले रख दें और सिंगल मैट्रिक्स बाद में रख दें तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो ये दो लो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हमको याद रखना है। ए सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका उल्टा मत कर देना। उल्टा करने का मतलब है कि इस ए बी को बी ए मत लिख देना इन एनी केस, इस ए सी को सी ए मत लिख देना इन एनी केस, इस बी सी को सी बी मत लिख देना इन एनी केस, इस ए सी को सी ए मत लिख देना इन एनी केस। ये ऐसे के ऐसे चलेंगे, पहले ए है बाद में बी है तो ए बी, फिर बीच में प्लस वाला साइन है, फिर ए है और फिर सी है तो ए सी। हम जनरली मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव होता है। सपोज करो मैंने 2 × 3 + 5 किया, तो आप इसको 2 × 3 + 2 × 5 लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 + 5 × 2, यानी कि आपने 2 × 3 को कॉम्यूटेटिव करके 3 × 2 कर दिया एंड 2 × 5 को कॉम्यूटेटिव करके 5 × 2 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिविटी लो मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगता है, तो आपको उसको 2 × 3 ही लिखना पड़ेगा। आप 3 × 2 नहीं लिख सकते और उसको 2 × 5 ही लिखना पड़ेगा, आप इसको 5 × 2 नहीं लिख सकते। दैट इज वाई ए इंटू बी प्लस सी ए बी ही होगा प्लस ए सी ही होगा, और ए प्लस बी इंटू सी ए सी ही होगा प्लस बी सी ही होगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन। इसको हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन का एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये। अच्छा, वही सेम चीज कि वेन एवर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी, इस तरीके का ऑर्डर होना चाहिए, वेन एवर the order of the matrices A, B and C are such that they are given multiplication and addition। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन भी डिफाइंड और एडिशन भी डिफाइंड हो, क्योंकि एडिशन में भी डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, ऑर्डर सेम लेना पड़ता है। तो इस तरीके के ऑर्डर होने चाहिए, आर डिफाइंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी, एलएचएस में भी और आरएचएस। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एनी डाउट्स? चलिए, जब हमने एडिशन किया था तो आया था एडिटिव आइडेंटिटी, तो अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलो जनरली बात करते हैं। मुझे बताओ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में उसकी आइडेंटिटी ना बदले। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय सम मैट्रिक्स गिव्स मी मैट्रिक्स ए, उससे वापस मैट्रिक्स ए आ जाए। समझ में आया? मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय सम मैट्रिक्स गिव्स मी मैट्रिक्स ए। तो आप जनरल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बताओ, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2 ही है? 2 को मैं किससे? 1। तो 1 को मैट्रिक्स की दुनिया में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस चीज को रट लो, 1 को मैट्रिक्स की दुनिया में हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 0 को मैट्रिक्स की दुनिया में क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, नल मैट्रिक्स, वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सुनो क्या कह रहा है ये, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। पढ़ते भी जाओ, समझते भी जाओ, लिखते भी जाओ।
द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो एक तरीके की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं। विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ए गिवन मैट्रिक्स, वो ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसको किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाइड बाय ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा तब ही अप्लाई करेंगे जब हमको गिवन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो। बताओ ऐसा क्यों, बताइए ऐसा क्यों, क्यों ये चीज केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होती है। सोचो। एनी गेसेस, बोलो तनिषा, क्यों ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होगी। हाँ बोलो। अरे भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना, होगी नहीं होगी। अब हमको कुछ ऐसा चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स से तो उसकी आइडेंटिटी ना बदले, इस तरीके से भी और कम्यूटेटिव तरीके से भी। कम्यूटेटिव तरीके से भी भाई, ए इंटू दैट मैट्रिक्स या दैट मैट्रिक्स इंटू ए करो तो आइडेंटिटी ना बदले, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख सकते हो दोनों साइड से। तो जब आप कम्यूटेटिव भी बना रहे हो तो कम्यूटेटिव तो तभी बनेगा जब ऑर्डर डिफाइन, और ऑर्डर डिफाइन करने का तरीका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही सही, ये ए मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। तो इसीलिए जो गिवन मैट्रिक्स ए होगी दैट हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर कट लिखा हुआ है, विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ऐसा करने से डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द does not change the identity of that square matrix, does not change the identity of the given square matrix A, given square matrix A की आइडेंटिटी नहीं चेंज हो, that is चाहे से मैं प्रोडक्ट ए एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर फिर भी तो वही मैट्रिक्स आएगी ना जिससे अपन मल्टीप्लाई, मतलब जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सुनो, हो सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर अपन किसी और से मल्टीप्लाइड करें तो वही मैट्रिक्स आ जाए, हो सकता है, मान ली बात। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या ये चीज उल्टे में भी अप्लाई होगी। हमको तो ये सिमेट्री सेट करनी है ना बेटा। अब उल्टे में अप्लाई करने का एक ही तरीका है, क्या, कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। अब अगर आप ए को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेते हो तो हो सकता है कि ए इंटू आई ए आ जाए, लेकिन फिर आई इंटू ए को ए नहीं ला पाओगे, ऑर्डर ही डिफाइन नहीं होगा, ऑर्डर ही डिफाइन नहीं होगा। अब ऑर्डर डिफाइन करके ए ही लाना है तो फिर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स रखनी पड़ेगी। ये दूसरी वाली चीज दिक्कत कर रही है ना, मैंने आपकी बात मान ली कि जरूरी थोड़ा कि सर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स ही लें, तो पहली वाली चीज तो आप कर दोगे, लेकिन दूसरी वाली चीज दिक्कत करेगी, क्योंकि हमने इनवर्स, जब फंक्शंस हमने इनवर्स किए थे तो दोनों तरीके से फॉग एंड गॉफ दोनों आइडेंटिटी आनी चाहिए थी, याद है ना। तो फिर ए इंटू आई और आई इंटू ए दोनों हमको ए चाहिए। यस सर। क्लियर है, इसीलिए ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तभी ये लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। लिख लो, दैट इज ए आई, इसको इस फॉर्मेट में लिखो नहीं तो कंफ्यूज होंगे, बीच में ए लिखो, दैट इज ए आई इक्वल टू ए इक्वल टू आई ए, इस फॉर्मेट में लिखो, इस ए को बीच में लिखो।
ताकि मेन चीज समझ में आ जाए कि हमको आइडेंटिटी नहीं बदलनी है, चाहे से हम ए आई करके आए चाहे से हम आई ए करके आए, इसीलिए हमको ए को स्क्वायर मैट्रिक्स लेना ही पड़ेगा। अच्छा, आई स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी? जिस ऑर्डर की ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये 2x2 की है तो फिर आई भी 2x2, ये 3x3 की तो ये भी 3x3। दैट इज क्वाइट इजीली अंडरस्टूड, वो तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अच्छा, वेन एवर लिखा हुआ है तो इस ये लास्ट लाइन लिख के हम सारी कंफ्यूजन क्रिएट हटा देते हैं ना। वेन एवर मैट्रिसेस ए एंड आई आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ये लो लिख दिया यहीं पे बात, जो मैं बात कर रहा था आई गई कि ए और आई स्क्वायर मैट्रिसेस हो सेम ऑर्डर की, तब ही ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। ऑब्वियसली दोनों को सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस होना ही पड़ेगा। वेन एवर मैट्रिसेस ए एंड आई आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, whenever, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं, मैट्रिसेस ए एंड आई आर ए एंड आई आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर। क्लियर है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। कोई कहे कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, आपका होगा बिल्कुल करती है। क्या है वो आइडेंटिटी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन शर्तें हैं कुछ। पहली शर्त ये है कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढ रहे हो, जिस मैट्रिक्स की आप ढूंढ रहे हो ए नाम की, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। तभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। और दूसरी चीज, उस ए का ऑर्डर और उस आई का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये दो चीजें अगर शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। क्लियर? चलें आगे, कुछ एक आध लो और यस सर। खत्म करते हैं इसको, ताकि कल से हम बिल्कुल एक्सरसाइज पे आ जाएं। ठीक है, फिफ्थ वाली चीज पढ़िए, ध्यान से सुनना, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। देखिए, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा a इंटू बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये निकल के नहीं आता है क्या भाई, या तो a 0 हो या फिर b 0 हो, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, तभी तो a इंटू बी 0 होगा। यस और नो? बोलो यस और नो, बोलो। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो a या b दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? हाँ सर। होना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये चीज मैट्रिसेस में चलेगी क्या? सोच के देखते हैं। मान लो कि मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं a इंटू बी, और उसका आंसर एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगर इसका मतलब ये है कि या तो a एक नल मैट्रिक्स है या फिर b एक नल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब आप खुद सोचो, अगर a और b दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है तो क्या फिर प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। यही तो लॉ कह रहा है कि कई बार दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ठीक है, पढ़ते हैं इसको, ये क्या कह रहा है। फॉर रियल नंबर्स, देखो वो जो मैंने बात कही उसी को, इसी का जिक्र ये कर रहा है कि रियल नंबर्स की अगर अपन बात करें, ए और बी, a and b, if we have a b equal to 0, if we are given that a into b equal to 0, तो उसका मतलब, उसका इम्प्लीकेशन ये निकलता है कि या तो a 0 है या फिर b 0। तो थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं हम। इट implies that if ab equal to 0 is given, it implies that either a 0 होगा या फिर b 0 होगा। लेकिन बट
इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर मैट्रिसेस। लेकिन मैट्रिसेस की दुनिया में ये नेसेसरी रूप से सच है ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, इत्तेफाक से हो जाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं, मतलब नेसेसरी कंडीशन नहीं है मैट्रिसेस की दुनिया में। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन ऑल्सो बी ए जीरो मैट्रिक्स। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन ऑल्सो बी अ कैन the product of two non-zero matrices can also be a zero matrix. That is our main concern. ये हमको मेनली याद रखना है कि कभी भी प्रोडक्ट अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसे ना मान ले कि दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स होगी ही सही ना, दोनों ही नॉन जीरो हो तो भी प्रोडक्ट जीरो हम ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी ऐसे केसेस बनेंगे। अब इसको क्लियर क्या लिखा है, दैट इज if A and B are two non-zero matrices, अगर A और B दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, देन ऑल्सो फिर भी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है एक नल मैट्रिक्स आ जाए, ये चीज पॉसिबल है। हमेशा आए ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आ जाए ऐसा पॉसिबल है। ये इस प्रॉपर्टी की मेन बात थी। तभी प्रॉपर्टी का नाम क्या था कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी हम जीरो मैट्रिक्स ला सकते हैं, कई बार आ जाता है सॉल्व करते टाइम। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, ये हमारे नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम सीखेंगे, क्योंकि उसकी कोई भी एप्लीकेबिलिटी सेकेंड एक्सरसाइज में नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज में केवल हमको इतना ही सीखना है, और थर्ड एक्सरसाइज में आएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आज के लिए काफी है, बाकी एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। 3.2 पूरी एक्सरसाइज को एक बार सॉल्व करेंगे और फिर हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पे चलेंगे। यानी कि सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो हमने पूरी कवर कर ली है। अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें। सर जीरो मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल? जीरो मैट्रिक्स का कोई भी एग्जांपल है? जीरो मैट्रिक्स क्या होती है आप बताओ। नो सर, मतलब ये वाली जो भी आपने समझाया ना, ये वाली प्रॉपर्टी फिफ्थ वाली, इसका कोई एग्जांपल? इसका कोई एग्जांपल देखना चाह रहे हो, आ जाता है। ये दो एग्जांपल नंबर 15 देखो बेटा, वहां से हमको हिंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 से हमको हिंट लग जाएगा कि किस तरह की दो मैट्रिसेस होती हैं जिन जो नॉन जीरो होने के बावजूद भी इनका प्रोडक्ट जीरो होता है। हाँ, तो आप ऐसे देख सकते हो, देखो किसी का एक कॉलम पूरा ही जीरो जीरो हो और किसी की एक रो पूरी ही जीरो जीरो, तो इस टाइप के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो आएगा। अब ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि नल मैट्रिक्स तो क्या होता है जिसमें चारों एलिमेंट जीरो। अब चेक करो, 0 × 3 0, -1 × 0 0, तो ये जीरो हो गया। सेकेंड 0 × 5 0, -1 × 0 0 + 0 0, ये भी हो गया। 0 × 3 0, 2 × 0 0, ये भी जीरो हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 0 × 5 2 × 0, तो ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ए भी जीरो हो गया। ठीक है, जो हेडिंग बुक में दी हुई है उसी के नीचे इन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ। ठीक है तनिषा, क्लियर है? यस सर। तो इस टाइप की मैट्रिसेस जिसमें कुछ रो, एक पूरी रो जीरो हो और दूसरे में एक पहली वाली में पूरा एक कॉलम जीरो हो और दूसरी वाली में एक पूरी रो जीरो, या फिर उल्टा हो, इसमें पूरी एक रो जीरो हो और उसमें पूरा एक कॉलम जीरो, पूरा एक रो और पूरा एक कॉलम जीरो कर दो,
दो अलग अलग मैट्रिसेस में, तो वो दोनों नल मैट्रिसेस नहीं है, पर फिर भी इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है अभी? यस सर। चलिए फिर इनफ फॉर टुडे, हम कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।